नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें आपको दिखाएंगे दिन भर की वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में छाई रही। देश प्रदेश से लेकर दुनिया की हर एक बड़ी हलचल, अगले 1 घंटे में कोई भी बड़ी खबर नहीं छूटेगी। मतलब ये बुलेटिन आपने देख लिया तो समझिए दिन भर की हर एक खबर से आप अपडेट हो लिए। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, चुनाव के लिए दिग्गजों का जमावड़ा भी तेज हो चुका है। बीजेपी किसी भी कीमत पर इस अभेद्य किले को गंवाना नहीं चाहती और अब चुनाव के रण में बीजेपी के तमाम रणबांकुरों की एंट्री हो चुकी है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। बीजेपी ने अपने नेताओं की फौज को चुनाव के मैदान में उतार दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गुजरात के चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। मोरबी में संबोधन के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर बरसे। भाइयों बहनों, आज गुजरात मॉडल की चर्चा देश और दुनिया में होती है। एक गुजरात मॉडल एक प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान हुए अनेक उन नवाचारों का उदाहरण है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुजरात ने स्थापित किए। विकास का क्या मॉडल होना चाहिए, सुरक्षा का क्या मॉडल होना चाहिए, शांति और सौहार्द के लिए क्या कुछ होना चाहिए, ये सभी मॉडल प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री के अपने 13-14 वर्षों के कार्यकाल के दौरान न केवल गुजरात वासियों को बल्कि पूरे देशवासियों को दिया। और आज उसी मॉडल को पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया उदाहरण के रूप में ले रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी मोर्चा संभाला। ताबड़तोड़ रैलियां की, एक-एक कर सूरत में 4 जनसभाओं को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर पूरी तरह से कांग्रेस पर हमलावर रहे। अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि अगर गुजरात दंगा मुक्त हुआ तो ये बीजेपी की सरकार और पीएम मोदी की वजह से हुआ। आज गुजरात को 20 साल से ज्यादा समय हो गया। आज हम कह सकते हैं गुजरात में महिलाएं भी सुरक्षित है, पुरुष भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है। दंगा मुक्त गुजरात हुआ है तो मेरे भाई और बहनों के कारण और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पूरे रंग में दिखे। उन्होंने कच्छ और सूरत में लोगों को संबोधित करते हुए अपने ही अंदाज में विपक्ष पर निशाना साधा। आज गुजरात का देश के लिए कंट्रीब्यूशन देखिए। अगर गुजरात नरेंद्र मोदी जी को जन्म नहीं हो देता था, भगवान श्री राम को सम्मान कभी नहीं मिलता था, 370 धारा कभी नहीं जाता था। ये देश को, गुजरात ने देश को इतना बड़ा तोहफा दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। सबसे पहले नवसारी, फिर भरूच और इसके बाद राजकोट शहर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। गुजरात चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। रिकॉर्ड मतों के साथ गुजरात में अपनी पारी आगे बढ़ाना चाहती है। इसके लिए फायर ब्रांड नेता मैदान में उतर चुके हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, सियासी बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरते हुए एक स्टिंग जारी किया है, जिसमें आपके नेता घूस लेते नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के आरोपों को निराधार बताया। नंबर 1 और अव्वल भ्रष्टाचारी बनने की क्षमता किसी में है तो ये आम आदमी पार्टी। एमसीडी के चुनाव से पहले दिल्ली का सियासी पारा उबाल मार रहा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब इसी दौर में एक दावे की एंट्री हो गई है जो बीजेपी की तरफ से की गई है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आप नेता मुकेश गोयल पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, पात्रा ने घूस लेने का स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाया। तो ये बोल रहे हैं मुकेश जी कि
इससे कम तो नहीं होगा, नहीं चलेगा। इससे कम हुआ तो स्टैंडर्ड खराब हो जाएगा मेरा तो 10, 20, 50 के हम आदमी नहीं हैं। तो मुकेश जी ना 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 मत आइएगा, फिर मेरे पास बिल्कुल भी मत आइएगा। और ये तो एक सफाई कर्मचारी का लाइसेंसिंग से ही इतना पैसा हो जाता है। मतलब सफाई कर्मचारी के जो लाइसेंस हम बांटते हैं उसी से 50-60 लाख तो उसी से हम कमा लेते हैं। और आप तो जेई हैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट के। बीजेपी का दावा है कि मुकेश गोयल ने एक जेई से रिश्वत ली और 1 करोड़ की रकम लेते हुए मुकेश को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पात्रा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कट्टर भ्रष्ट पार्टी के कट्टर भ्रष्ट नेता मुकेश गोयल आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये पार्टी ठगों को ठगने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के हर पेड़ पर भ्रष्ट उल्लू बैठा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि अंजाम क्या होगा। वहीं इस स्टिंग के बाद आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पात्रा के आरोपों का जवाब दिया और बीजेपी पर फर्जी क्लिप दिखाने का आरोप लगाया। संबित पात्रा जी पर उनके साथ जो लोग थे उनके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा, ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। मुकेश गोयल इस बार दिल्ली नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 15 आदर्श नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। मुकेश पिछले 25 साल से पार्षद रहे हैं। राहुल गांधी के सावरकर को लेकर दिए गए बयान के बाद से संग्राम तेज हो चुका है। राहुल गांधी के विवादित बयान के बाद से जहां पर बीजेपी हमलावर है, तो वहीं उद्धव गुट के संजय राउत ने भी राहुल के इस बयान पर नाराजगी जताई है। सावरकर के नाम पर छिड़ा संग्राम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राहुल गांधी के सावरकर को लेकर दिए गए बयान के बाद संजय राउत ने कहा है कि ऐसे बयानों से महाविकास अघाड़ी में दरार पड़ सकती है। बयानबाजी की बात नहीं है ये। महाराष्ट्र में आकर वीर सावरकर के बारे में इस प्रकार से इल्जाम लगाना, सावरकर जी की बदनामी करना, ये न महाराष्ट्र को मंजूर है न शिवसेना को मंजूर है, हम सबको मंजूर है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता भी उनका समर्थन नहीं करेंगे। बयान का कोई जरूरत नहीं थी। भारत जोड़ो यात्रा जिस मकसद से निकली है वो है ये देश जा रहा है तानाशाही के तरफ। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, ऐसे बहुत से विषय पर भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। उनको अच्छे समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा समर्थन मिला, तो वीर सावरकर का मुद्दा लाने की जरूरत नहीं थी। उससे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में भी दरार पड़ सकती है। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम वीर सावरकर को हमारी श्रद्धा का स्थान मानते हैं और हमेशा रहेंगे। संजय राउत ने कहा कि राहुल ने सावरकर को लेकर जो कुछ भी बोला, हम उसका समर्थन नहीं करते, हम सावरकर का सम्मान करते हैं। राउत ने यह भी कहा है कि सावरकर पर दिए गए बयान को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। राहुल गांधी देश में इस समय हुक्मशाही वाली सरकार के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं और उसी पर ध्यान देना चाहिए। वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि हम उन्हें भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ दिखावा कर रही है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा के दौरान वाशिम जिले में आयोजित एक रैली में सावरकर पर निशाना साधा था। सावरकर की एक कथित चिट्ठी दिखाई, जिसके बाद से सावरकर को लेकर संग्राम तेज हो गया। राजधानी दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आगाज हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से आतंक के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। इशारों में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को भी जमकर लताड़ लगाई। आतंकी फंडिंग के खिलाफ पीएम मोदी ने नो मनी फॉर टेरर अंतर्राष्ट्रीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बड़ी बात है कि ये सम्मेलन भारत में हो रहा है। उन्होंने कहा कि दशकों तक हमारे देश को आतंकवाद ने चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हमने बहादुरी से इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। पीएम ने कहा है कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता। पीएम मोदी ने कहा कि लंबे समय से आतंकवाद का असर गरीबों और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, चाहे वह पर्यटन हो या व्यापार का क्षेत्र। कोई भी उस इलाके को पसंद नहीं करता जहां लगातार आतंकवाद का खतरा बना रहा है। पीएम मोदी ने इशारों में पाकिस्तान को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता और सभ्यता पर हमला है। ये किसी भी देश की सीमा को नहीं पहचानता है। अगर आतंकवाद को हराना है तो शून्य सहनशीलता का दृष्टिकोण अपनाना होगा।
Over the decades, terrorism in different names and forms tried to hurt India. We lost thousands of precious lives, but we have fought terrorism bravely. नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में अमित शाह ने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि आतंकवादी हिंसा फैला रहे हैं। टेररिस्ट लगातार हिंसा को अंजाम देने, युवाओं को रेडिकलाइज करने तथा वित्त संसाधन जुटाने के नए तरीके खोज रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस एक पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। आरोपी आफ्ताब को लेकर पुलिस गुरुग्राम पहुंची, जहां पर हर तथ्य की जानकारी जुटाई गई। वहीं आज एक बार फिर से पुलिस मेहरौली के जंगलों में पहुंची, छानबीन की, और इसी बीच श्रद्धा की एक पुरानी तस्वीर और एक चैट, व्हाट्सएप चैट सामने आई, जिसमें उसके साथ मारपीट होने का जिक्र है। श्रद्धा हत्याकांड के बाद देश में आक्रोश है। जैसे जैसे जांच का दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस की जांच के लिए 9 टीमों का गठन किया गया। आरोपी आफ्ताब को लेकर दिल्ली पुलिस गुरुग्राम पहुंची, जहां डीएलएफ फेज 2 में तलाशी की गई। पुलिस एक बार फिर मेहरौली के जंगलों में पहुंची और एक बार फिर जंगलों को छान मारा। सबूत को तलाशने में पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस बीच श्रद्धा का एक पुराना मैसेज सामने आया। ये मैसेज 24 नवंबर 2020 का है। इस चैट में श्रद्धा ने पिटाई होने की बात कही। श्रद्धा के दोस्त ने भी खुलासा करते हुए कहा है कि आफ्ताब उसे अक्सर पीटता था। श्रद्धा की पुरानी तस्वीर में भी चोट के निशान नजर आ रहे हैं। वहीं इस दौरान श्रद्धा को वसई के एक मल्टी स्पेशलिटी में एडमिट किया गया था। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे रोज नए नए राज के पर्दे हटते जा रहे हैं। पुलिस आफ्ताब को लेकर हिमाचल और उत्तराखंड भी जाएगी, जिससे मर्डर केस में पड़ी धूल की परतों को हटाया जा सके। तो एक तरफ पुलिस अपनी जांच में तेजी लेकर आ रही, तो दूसरी तरफ कई सबूत भी सामने आ रहे हैं। श्रद्धा की एक पुरानी चैट भी सामने आई है। 6 पेज की ये चैट है, जिसमें कई बातों का जिक्र है, मारपीट, और इसके साथ ही श्रद्धा डरी सहमी हुई थी। ये जानकारी भी उस चैट के जरिए सामने आती है। इस चैट को डिटेल में आपको दिखा देते हैं। ये वॉल पर आपके सामने डिटेल है, जिसमें इसके बाद सेंड मी द नंबर एज वेल इसका जिक्र करती हैं। ये चैट ऊपर आगे बढ़ती जाती है और इसमें ऐसी बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया है। इसमें आप समय देखेंगे, समय के साथ साथ जो टेक्स्ट है वो भी आपको नजर आ रहा है। इसमें लिखा गया है, डोंट बी स्कैर्ड, गो टू दिस एड्रेस, सिट देयर, I'll do something in the meantime। बार बार श्रद्धा इस बात का जिक्र कर रही है कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है। ये समझ में आता है इस चैट से कि श्रद्धा स्ट्रेस नजर आ रही हैं, तनाव में नजर आ रही हैं, और जो कुछ भी उनके साथ हुआ उसका वो जिक्र कर रही हैं। ऊपर आप नाम देखेंगे, श्रद्धा वॉकर। She works from home, so she always here and her phone is on all the time. Also, my mom will be back from work by 11 PM। ये तमाम जानकारी अपने देते हुए इसके बाद जब आगे बढ़ती है, You are protected all the time at my place। अच्छा, इसके बाद अपने दोस्त का जिक्र, थैंक यू कहते हुए, करण कॉल मी व्हेन यू सी दिस, यानी कि टेक्स्ट करते हुए उसके बाद कहती है कि जब भी समय मिलेगा तो मुझे फोन करना। जाहिर बात है कि जो कुछ भी श्रद्धा के मन में चल रहा था, जो कुछ भी श्रद्धा के साथ हो रहा था, वो श्रद्धा बीच बीच में अपने दोस्त के साथ इस चैट के जरिए साझा कर रही थी। अब ये देखिए, इसमें सॉरी फॉर द लेट रिप्लाईज दो, यानी कि जवाब देर से दिया उसके लिए वो माफी मांगती हैं। इस चैट में जब आप आगे बढ़ेंगे, समय देखिए शाम के 7:30 बजे का वक्त है और ये 24 नवंबर 2020 की चैट इस वक्त सामने आई है, जिसमें लिखती है कि येस्टरडे एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड आफ्टर गोइंग टू हिज पेरेंट्स हाउस। उसके घर में जाने के बाद सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। ही इज मूविंग आउट टुडे, वो आज बाहर जा रहा है। एंड आई वोंट बी एबल टू मेक इट टुडे बिकॉज फ्रॉम ऑल द बीटिंग येस्टरडे, यानी कि अपने साथ हुई मारपीट का जिक्र इसमें श्रद्धा कर रही है। आई गेस माई बीपी इज लो, मेरा ब्लड प्रेशर लो है, और इसके साथ माई बॉडी हर्ट्स, यानी कि उनके शरीर में दर्द है। उनके साथ मारपीट की गई, इस बात का जिक्र श्रद्धा इस चैट में करती हैं।
ऑल्सो आई नीड टू मेक श्योर ही मूव्स आउट टुडे। आज वो यहां से चला जाए, मैं इस बात को लेकर भी श्योर होना चाहती हूँ। सिंसियर अपॉलॉजीज फॉर द ट्रबल आई हैव कॉज्ड टू यू एंड द वे इट इंपैक्टेड वर्क। यानी कि बार बार क्योंकि अपनी जानकारी वो दे रही थी, उनके साथ जो कुछ भी घट रहा था वो अपने दोस्त को बता रही थी। इसके साथ उनके जहन में ये भी था कि कहीं वो ये सब बता के अपने दोस्त को परेशान तो नहीं कर रही। अगली चैट जो इस वक्त सामने है उसका मैसेज आप देख रहे हैं। दिस इज द नियरेस्ट गाय टू योर एड्रेस, हैव शेयर्ड योर डिटेल्स। यानी कि ये जो डिटेल्स हैं उनके साथ साझा की गई हैं। जोआचिम, ये आपको नाम नजर आ रहा है इस व्हाट्सएप चैट का। अब इसके बाद बच्चे, डोंट बी स्कैर्ड, वी ऑल आर विद यू, तुम डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये भी एक चैट का एक स्क्रीनशॉट है जो सामने आया है श्रद्धा की बातचीत से जुड़ा हुआ। अब ये आप देखिए, इफ यू वांट टू मूव आउट देन आई थिंक यू शुड स्पीक टू जसविता। इसमें एक और व्यक्ति का जिक्र हो रहा है जिसके साथ बात करनी चाहिए। हालांकि वो कहते हैं आई विल टॉक टू हर लेटर, इट माइट टेक अ लॉन्ग टाइम हियर। अब इसके बाद ये जोआचिम जो जिनके नाम का जिक्र है उसके भाई के साथ तुम रहो, ये भी कहा जा रहा है। He will make sure you are safe. तुम सुरक्षित हो, इस बात को वो सुनिश्चित करेगा। Have you eaten anything? क्या तुमने कुछ खाया? अब आप इन चैट्स को अगर आप समझेंगे तो इन चैट से आप ये समझ पाएंगे कि दोस्त लगातार श्रद्धा को लेकर फिक्रमंद थे। श्रद्धा धीमे से ही सही लेकिन इस बात का जिक्र अपने दोस्तों के साथ करना चाहती थी कि उनके साथ इस लिव इन रिलेशनशिप में हो क्या रहा है, कैसे आफ्ताब के साथ वो परेशान नजर आ रही हैं। इन चैट्स पर अगर एक सरसरी निगाह आप डालेंगे तो ये तय समझ में आता है कि श्रद्धा इसे लेकर परेशान थी, जो कुछ भी आफ्ताब के साथ लिव इन में रहते हुए उनके साथ घट रहा था। इसी बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में श्रद्धा मर्डर केस को लेकर तफ्तीश हो रही है। दिल्ली पुलिस की टीम ने 2 लोगों से पूछताछ की है। मुंबई के मकान मालिक का स्टेटमेंट भी ले लिया गया है। वसई क्राइम ब्रांच दफ्तर से दिल्ली पुलिस अब निकल चुकी है। एक तरफ दिल्ली में जांच हो रही थी, अब मुंबई में भी इसके लीड्स को कनेक्ट करने की कोशिश, लोगों से पूछताछ लगातार जारी। तो पुलिस से पूछताछ में आरोपी आफ्ताब रोज की रोज राज उगल रहा है। जो जानकारी निकलकर सामने आई है अभी तक क्या है वो भी आपको बता देते हैं। आफ्ताब न सिर्फ ड्रग्स लेता था बल्कि तस्करी में भी लिप्त था, ये बात सामने आई है। आफ्ताब ने यह भी बताया कि हत्या के समय गांजे के वो नशे में था। 18 मई को श्रद्धा आफ्ताब के बीच लड़ाई हुई थी। झगड़े के बाद आफ्ताब घर छोड़कर चला गया। बाहर उसने सिगरेट पी, लौटते ही श्रद्धा उस पर चिल्लाने लगी। उसके बाद उसने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी। आफ्ताब श्रद्धा से रोजाना मारपीट करता था। इसके बहुत सारे क्लूज उन चैट्स में भी मिले हैं जिन चैट्स को अभी हम आपको पढ़कर सुना रहे थे। साल 2020 में आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ मारपीट की थी। श्रद्धा के दोस्त राहुल राय ने इस बात का खुलासा किया। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई थी और केस की जांच के लिए हिमाचल, मुंबई, उत्तराखंड पुलिस की टीम गई है। मुंबई में भी स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर अभी आपने सुनी। श्रद्धा के सिर की तलाश इस वक्त कर रही है पुलिस, क्योंकि श्रद्धा के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको तलाश रही है पुलिस और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है श्रद्धा के सिर का हिस्सा, और उसी की तलाश इस वक्त मेहरौली के जंगलों में पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ अब तक क्या कुछ हुआ है, क्योंकि श्रद्धा मर्डर केस में अब तक जो कुछ हुआ उसकी टाइमलाइन क्या कहती है, सिलसिलेवार तरीके से आप ये समझिए। सबसे पहला डेवलपमेंट 8 मई को हुआ, यानी कि 8 मई जब श्रद्धा और आफ्ताब दिल्ली पहुंच गए। 8 मई वो तारीख थी। फिर उसके बाद 15 मई को छतरपुर वो शिफ्ट हुए। 18 मई को झगड़े के बाद आफ्ताब ने हत्या की। अगले 18 दिन तक शव के टुकड़े वो फेंकता रहा ताकि जितने भी सबूत हैं उनको मिटा सके। 22 से 24 मई तक आफ्ताब ने श्रद्धा के अकाउंट से 54,000 रुपए निकाले। 26 मई को श्रद्धा के फोन से आखिरी कॉल की गई। 31 मई को दोस्त लक्ष्मण को श्रद्धा के इंस्टाग्राम से एक टेक्स्ट मैसेज भेजा गया। 26 अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने पहली बार आफ्ताब से पूछताछ की। 14 सितंबर को श्रद्धा के परिवार को श्रद्धा के गायब होने की बात पता चलती है। 8 नवंबर को श्रद्धा के पिता उसका हाल जानने के लिए दिल्ली पहुंचे, लेकिन वो मिली नहीं। 12 नवंबर की रात आफ्ताब को फिर अरेस्ट कर लिया गया। 14 नवंबर को पुलिस को आफ्ताब के किचन से खून के निशान मिले। 12 नवंबर को पुलिस आफ्ताब को लेकर मेहरौली पहुंची और उसके बाद से जो गहन जांच है वो आगे बढ़ती जा रही है।
महरौली के जंगलों में भी तलाश हो रही है। आफताब का कबूलनामा भी सामने आ चुका है। इसके साथ ही श्रद्धा, उनके दोस्त की तरफ से जानकारी भी बार बार साझा की जा रही है, जिसमें एक वो पिक्चर भी आई है जिसमें श्रद्धा के चेहरे पर चोट के निशान नजर आते हैं। आइए अब अगली खबर का रुख करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर से लताड़ लगाई है। भारत ने एक बार फिर से यह स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। भारत को इससे फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान इस पर सोचता क्या है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान को फटकार लगाई है। भारत ने पाकिस्तान पर बार बार झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान झूठ फैलाने के लिए अपनी हताशापूर्ण कोशिश जारी रखता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा, हम आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान के एक प्रतिनिधि ने एक बार फिर कश्मीर राग अलाप दिया है। जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। उससे फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान इस पर क्या सोचता है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सम्मान प्रतिनिधित्व पर UNGA में G4 बयान दिया था। उन्होंने गुरुवार को ट्वीट कर कहा था कि सुरक्षा परिषद सुधार जितना अधिक समय तक रुका रहेगा, प्रतिनिधित्व में कमी उतनी अधिक होगी, जो सुरक्षा परिषद की वैधता और प्रभावशीलता की सबसे अहम शर्त है। उन्होंने G4 देशों ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत की ओर से यह बयान दिया था।